हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में चैप्टर 8 को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो वेरियस रेल रूट थे, रेल मार्ग थे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, समुद्री, उसके बारे में पढ़ा। और आज हम एक तो नौ परिवहन नहरों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम जो इनलैंड रिवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो लेक्स है, जो झीलें हैं विश्व में विभिन्न, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेशन है, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं और इस सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा स्पीड से चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करते जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें नौ परिवहन नहर है। सबसे पहले नौ परिवहन नहरें हैं। उसमें है कि स्वेज और पन्नामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नहरें, निर्मित नौवहन नहरें अथवा जलमार्ग है, जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है। ठीक है। अब पहले हम स्वेज नहर के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट साइद एवं दक्षिण में पोर्ट स्वेज पतन के भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया है। अब यहाँ पे तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका निर्माण कब किया गया, कि 1869 में किया गया। और किस देश में है, तो मिस्र में है। उत्तरी पोर्ट कौन सा है, पोर्ट सईद है। दक्षिणी है पोर्ट स्वेज। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एज इट इज कुछ भी करो, कैसे भी रटो लिखो, कैसे भी करो, याद रखनी है। और ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, लाल सागर से जोड़ने हैं, तो इसका निर्माण किया गया है। तो ये जो शुरुआती दो तीन लाइनें हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग दूरी को उत्तर महासांतरिक के मार्ग की तुलना में घटाता है। अब लिवरपूल इंग्लैंड में है और श्रीलंका में कोलंबो है। ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज करता है। अब पहले हम उत्तर महासांतरिक मार्ग से होके जाते थे, जो अफ्रीका के दक्षिण में जो कहने का मतलब सदर्न टिप है, वहां से होके जाते थे। जो अफ्रीका को पूरा घूम के जाते थे। तो पहले टाइम भी ज़्यादा लगता था और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करनी पड़ती थी। ये जलबंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है। इसकी लेंथ है वो 160 किलोमीटर है। 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। इन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है। अब ये मैप देख सकते हैं। ठीक है। ये मिस्र वाला रीजन है। ठीक है। और इसके नॉर्थ में है पोर्ट साइड और साउथ में है पोर्ट स्वेज। ठीक है। ये रहा पोर्ट स्वेज। अब इसमें और इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो नील नदी का डेल्टा है उस वाले रीजन में है। ठीक है। ये नील नदी का डेल्टा है और पास में ही पोर्ट जो साइड बंदरगाह है वो है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे दो झीलें हैं, ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील। ठीक है। आगे हम पन्नामा नहर पढ़ेंगे, उसमें एक झील है, गोटोन झील है। उसके बारे में एग्जाम में पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील के बारे में पूछ ले, या बीर हसन झील के बारे में पूछ ले कि ये बीर हसन झील है जो किस नहर से संबंधित है। ठीक है। तो इससे डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन ये पास में ही स्थित है। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है। ठीक है। सिनाई प्रादु, ये मिस्र का है। ठीक है। तो इस वजह से ये तीन जिला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे स्वेज की खाड़ी स्थित है। ठीक है। तो ये चार पांच बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उत्तरी बंदरगाह, दक्षिणी बंदरगाह और ये दो तीन झील है। ठीक है। और नील नदी का डेल्टा भी पास में ही है। यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे वो स्वेज की खाड़ी के आगे यहाँ पे रेड सी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें। अत्यधिक यात्री एवं माल अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान इसके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तर महासांतरिक मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जा सकता है। ठीक है। कहने का मतलब जो कुछ यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने वाले और जो वस्तुएं हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने वाले, उनके लिए टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उत्तर महासांतरिक से होके आज भी जाते हैं, मतलब अफ्रीका का चक्कर काट के जाते हैं। एक रेल मार्ग इस नहर के सारे स्वेच तक जाता है। फिर इस्माइलिया में एक शाखा कैरो को जाती है, यानी मिस्र की राजधानी है कायरो, वहां जाती है। नील नदी
नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर में इस्माइलिया में मिलती है, जिसे पोर्ट सईद और पोर्ट जो स्वेज नहरों को ताजे पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा इस्माइलिया। ठीक है, तो यहाँ पे नहर ये हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये है स्वेज नहर के बारे में। अब नेक्स्ट है पन्नमा नहर। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पन्नामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर और कोलन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है, जिसने जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल नाम दिया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, और इसमें ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी पूर्व में अटलांटिक महासागर है, इधर तो इसके अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे स्वेज ने सॉरी पनामा नहर है, और इधर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें दो बंदरगाह है, वो एक तो पनामा है और दूसरा है यहाँ पे पनामा नगर, और दूसरा कोलैन है। ठीक है, तो ये भी आप डिस्कस करेंगे आगे। जैसे ये पे अटलांटिक महासागर के साइड में कोलैन है, और जो प्रशांत महासागर है उसकी साइड में पन्नामा है। ठीक है, तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पन्नामा नहर पर स्थित अटलांटिक महासागर की तरफ कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, तो उसमें तीन चार एग्जाम्पल दिए हुए थे, उसमें एक ये था कोलैन। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, उसमें घाटुम झील के बारे में पूछा है। ठीक है, तो घाटुम झील भी पन्नामा नहर से संबंधित है। ठीक है, तो ये नहर क्षेत्र है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मैप में इंफॉर्मेशन होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। और कहने का मतलब टोटल लेंथ है वो 72 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर जो नहर है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इस नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र है। कहने का मतलब है 6 लॉक सिस्टम है इस नहर में। ठीक है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पन्ना नहर में 8 लोग जल बंधक तंत्र है या 6 है या कितने हैं, तो आपको ये याद रखना 6 है। ठीक है, तथा जलयान पन्नामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इस जल बंधकों को होकर विकसित विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह यानी 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करते हैं। ठीक है, अब वाटर लॉगिंग कंडीशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस मैप में आपको एक 3D डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये पोर्शन अपेक्षाकृत ऊंचा है, ये पोर्शन थोड़ा नीचा है, उसके बाद में ये उससे भी नीचा है। ठीक है, तो इस जो ढलान वाली जो सीढ़ी नुमा अवस्था करती है, इसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाज यहाँ पे प्रवेश किया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक पानी का लेवल बराबर था। ठीक है, बाद में क्या किया, यहाँ पे इसको एक लॉक बनाया और इस जो जल स्तर है इसको इसके बराबर ऊपर उठाया। ठीक है, उस जहाज इसमें प्रवेश किया। अब इसके बाद में क्या है कि इस वाले लॉक सिस्टम को यहाँ से बंद कर दिया इसको, और इस वाले लॉक सिस्टम को भरा पानी से। ठीक है, और इसके लेवल के बराबर किया इसको। ठीक है, और उसके बाद में जहाज को इधर उतारा। ठीक है, तो ऐसे करके ये लॉक सिस्टम से होकर जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई और अप एंड डाउन से वो 26 मीटर तक होता है जहाजों का। ठीक है, तो यह है पन्नामा नहर के बारे में। अब नेक्स्ट है कि इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य दूरी कम की गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व सहज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब पहले तो जैसे सुएज नहर का निर्माण किया गया तो अफ्रीका के चक्कर काटने बंद कर दिए, उसी प्रकार से पन्नामा नहर का निर्माण किया गया तो दक्षिणी अमेरिका के चक्कर काटने बंद कर दिए गए। ठीक है, तो ये इन दो नहरों का बड़े इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि ये टाइम बचाती है, डिस्टेंस कम कर देती है। ठीक है, तो इसका मेन कारण यही है। अब एक नहर यहाँ पे और है, निकारागुआ नहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है निकारागुआ नहर। इसके बारे में भी एक बार ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब निकारागुआ आपको लोकेशन तो पता ही है, सेंट्रल जो अमेरिकन कंट्रीज है वहां पर स्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये निकारागुआ दे रखा है, इधर होंडुरास दे रखा है। ठीक है, और इधर कोस्टा रिका दे रखा है। ये तीन देशों के नाम दे रखे हैं। कोस्टा रिका के जस्ट जो बगल में देश होगा वो पनामा देश है। ठीक है, ठीक है, और होंडुरास के जो
पास में देश होगा वो ग्वाटेमाला होगा इधर। ठीक है, तो अपने ये याद रखना है कि निकारागुआ के पास में कौन सा है, जो नॉर्दर्न साइड में है मैक्सिको की साइड में वो तो है होंडुरास, और दक्षिणी अमेरिका के साइड में है कोस्टा रिका। ठीक है, और इधर पन्नामा आ जाता है, और फिर पन्नामा के बाद में दक्षिणी अमेरिका जो मेनलैंड है वो आ जाता है। ठीक है, तो अब निकारागुआ, जो पन्नामा कैनाल है और निकारागुआ कैनाल है, इनकी लेंथ क्या है कि पन्नामा कैनाल की लेंथ है वो 80 किलोमीटर है। यहाँ पे हमने 72 किलोमीटर पढ़ा था, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर है। वहीं निकारागुआ की लेंथ है वो 280 किलोमीटर है, ज़्यादा है। ठीक है, और पनामा नहर को 2014-15 में बना लिया था, वहीं पर निकारागुआ कैनाल को 2018 में बनाया है, और इसकी लागत ये आई है। और मैक्सिमम शिपिंग साइज ये दे रखा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, जो अमेरिका के पूर्व से पश्चिम की तट पर जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना कम करती है, जो पन्नामा कैनाल है वो 9,500 किलोमीटर कम करती है। कहने का मतलब जो साउथ अमेरिका के जो चक्कर काटने पर डिस्टेंस है वो कितनी ज़्यादा थी। यदि पन्नामा कैनाल नहीं होती तो सैन फ्रांसिस्को से, सॉरी, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए हमें 9,500 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता था। वहीं पर यदि निकारागुआ कैनाल डेवलप कर ली गई है तो ये 8,700 किलोमीटर अ, अ, कम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनकी दोनों की लेंथ वगैरह ये है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है, एक तो इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, दूसरी इसको कंप्लीट कब किया गया वर्क को, और तीसरा इसका जो डिस्टेंस मिनिमाइज है वो कितना है। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और अब इसमें दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे पन्नामा नहर में कोलन और जो पन्नामा बंदरगाह था, वैसे के वैसे इस निकारागुआ में भी दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, जो कैरेबियन सी यानी अटलांटिक महासागर की तरफ इसमें जो बंदरगाह है वो है पुंटा गोरंडा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुंटा गोरंडा, पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे कैरेबियन सी है। ठीक है, तो कैरेबियन सी की साइड में जो बंदरगाह है वो है पुंटा गोरंका, पुंटा गोरडा। ठीक है, और इधर जो पैसिफिक ओशियन है उस साइड में जो बंदरगाह है उसका नाम है ब्रिटो। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और लेक निकारागुआ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पूछ लेंगे नेक निकारा, जो निकारागुआ है वो कौन से नहर पर स्थित है, तो इसके नाम से जो नहर है वहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेक निकारागुआ है वो पन्नामा के नॉर्दर्न साइड में स्थित है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ और बातें दे रखी है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हो गई है। तो पनामा नहर के बारे में पढ़ लिया हमें। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, पनामा सिटी, उसके बाद में कैरेबियन सी, कोलन बंदरगाह, और बुटोन लेक। ठीक है, और उसके बाद में पनामा कैनाल एग्जिस्टिंग नेविगेशनल चैनल टू बी डीप एंड वाइडन। ठीक है, तो ये है पनामा और निकारागुआ कैनाल के बारे में। अब नेक्स्ट है आंतरिक जलमार्ग। ठीक है, अब आंतरिक जलमार्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे नदियां, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, क्लियर बात है। नावें, स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहनों है तो परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब स्टीमर क्या होता है, पहले एक नाव होती थी जो नेचुरली फ्लो के आधार पर चलती थी, और उसको जो नाविक होता था वो डायरेक्शन देता था, एक फट्टा होता था उसके पास में, ऐसे तख्ता होता था लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, लेकिन स्टीमर क्या है कि वो थोड़ा एडवांस है, इंजन टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है, उसके मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। आंतरिक जल मार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी एवं धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जाता है। ठीक है, अब बेसिक बातें हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट, स्पीड से पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुए करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में। परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों तथा रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने से अत्यधिक खराब रख रखाव के कारण नदी मार्ग में होने वाले जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले गंगा नदी थी, वो गंगा नदी नेविगेबल थी। ठीक है, यहाँ से मान सकते हैं इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, एग्रीकल्चर के लिए नहरें निकाल दी है, उसके बाद में आसपास में जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से जो पॉल्यूटेड वाटर है वो गिरता है, और जो नदी की जो
कहने का मतलब खनन एक्टिविटीज की वजह से नदी का जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ हो गया है, ठीक है। कहीं पर गड्ढे ज्यादा हो गए, ठीक है, और कहीं पर नदी का जो तल है वो 1 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो इस वजह से ये नेविगेबल नहीं रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में भी कभी सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में तल का जल तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने, बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों को नौगम्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है। निम्नलिखित जलमार्ग विश्व में महत्वपूर्ण है, ठीक है, वाणिज्यिक मार्ग के रूप में, ठीक है। अब विश्व में से कौन कौन से जो जलमार्ग है वो डेवलप किए गए हैं। तो पहला है राइन जलमार्ग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो पहली बात तो ये यूरोप में स्थित है, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक ये 700 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की एक ब्यूटीफुल सिटी है बेसल, ठीक है। बेसल से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पे जो रोटरडम है उत्तरी सागर में स्थित है, नीदरलैंड का एक बंदरगाह पोर्ट है, इसको रोटरडम कहते हैं, ठीक है। जो गेटवे ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं, रोटरडम को गेटवे ऑफ यूरोप कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये उत्तरी सागर में राइन नदी अपना जल प्रवाहित कर देती है, ठीक है। तो 700 किलोमीटर नेविगेबल है। समुद्री पथ कोलोन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोलोन सिटी भी है, हमने कोलोन पढ़ा था पनामा नहर के बारे में, ठीक है, पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर इस राइन नदी में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे रूर नदी कहाँ पे पूर्व से आकर मिलती है, यहाँ पे दया नहीं रखा है इसमें। रूर नदी यहाँ पे पहली तो है मोसेल नदी, जो फ्रांस से दी लाग्रेंस पठार से निकलती है, और उसके बाद में जो नेकर नदी है वो स्वेबियन जूरा पर्वत से निकलती है, और उसके बाद में तीसरी मुख्य नदी है जो, ये दो नदियां ही हैं, ठीक है, तीसरी तो राइन हो गई खुद, ठीक है, लेकिन ये साइड ट्रिब्यूटरीज है, हो सकता है इनमें से कोई एक नदी हो, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है, यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, ठीक है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पतन है, ठीक है। अब यहाँ पर डसलडोर्फ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसमें अपना दे नहीं रखा है डसलडोर्फ के बारे में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व के अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख आंतरिक मालवाहक वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो और देख लेते हैं मैथ में, कि पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रांस का जो रूहुर क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, रूहुर या रूर, ठीक है, और जो जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र है, ठीक है, वहां से उसके बीच में से ये नदी निकलती है, तो यहाँ पे जो कोल ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइन जल मार्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। जहाज़ों के जो विशिष्ट प्रकार है उनसे नेविगेशन किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो स्मॉल स्केल पर जो कहने का मतलब आइटम्स होते हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो राइन नदी है उसका उद्गम वेसल से होता है, और ये अपना जो जल विसर्जन है वो उत्तरी सागर में रोटरडम बंदरगाह के पास करती है नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये बेसिकली स्विट्जरलैंड और जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, इन देशों को अपना जो नेविगेशन है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेन्यूब जलमार्ग, ये महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोप भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। अब पश्चिमी भाग में तो हमने अभी राइन जलमार्ग पढ़ा था, और डेन्यूब जलमार्ग है वो पूर्वी भाग को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। ये यह टारना सेवेरिन तक नौकायान योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी है, ठीक है। अब ब्लैक फॉरेस्ट से ये नदी निकलती है, डेन्यूब नदी, और ये डेन्यूब नदी कहाँ पे जाके मिलती है, ब्लैक सी में, ठीक है, ब्लैक सी,
ठीक है। अब ब्लैक सी की लोकेशन आपको पता है, जो कहने का मतलब इसमें एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है, ठीक है। तो यूक्रेन और जो रोमानिया, बुल्गारिया, इस वाले मतलब ये जो देश हैं वो ब्लैक सी के बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। तो डेन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है वोल्गा। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिसमें वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करता है। कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर को मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गो डोन नहर काला सागर से जोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो नहरें हैं, ठीक है। पहली बात तो वोल्गो है जो नदी है जो रूस में बहती है, ठीक है। और वोल्गो नदी कहाँ पे जाके गिरती है, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है, ठीक है। वोल्गो नदी कहाँ पे मिलती है, कैस्पियन सागर में। और डेन्यूब नदी ब्लैक सी में, ठीक है। तो इसके बाद में वोल्गा मॉस्को नहर को मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है, ठीक है। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैक सी है और यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। और वोल्गा नहर है वो ऐसे आके कैस्पियन सी में कहने का मतलब मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे है ब्लैक सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोन नहर है, ठीक है, यहाँ से एक डोन नहर निकाली गई है और वो ब्लैक सी में आकर मिलती है, ठीक है। और इधर से एक मॉस्को और वोल्गो नहर है जो मॉस्को प्रदेश में सिंचाई प्रदान करती है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉन और मॉस्को नहर किस नदी से संबंधित है, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे, जो राइन, डेन्यूब, वोल्गा और एक कोई और दे देंगे, ठीक है। तो लीमा टाइप दे देंगे, तो आपको याद रखना वोल्गा से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में वृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो, ठीक है, ये चार झीलें हैं, ठीक है। बेसिकली है तो पांच, ठीक है। एक और है मिशिगन झील है, ठीक है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो का उपयोग है जो परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो नहरें हैं, सू नहर और ब्लेंड नहर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोनों जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वरह झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका को उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन डुलुथ और बुफालो अभी आधुनिक समुद्री पतनों की सुविधाएं से युक्त है। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मॉन्ट्रियल तक नौकायान प्रदान करते हैं, परंतु इन नदियों द्वारा इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3 पॉइंट 5 मीटर तक गहरा बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैप को देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये झीलें हैं, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो, ठीक है। तो ये जिले हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के लिए उपयोग किया जाता है। और ये आगे जो सेंट लॉरेंस नदी है वो मॉन्ट्रियल तक यहाँ पे नेविगेबल है। इसके बाद में जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कहने का मतलब जो छोटे मोटे जो वाटरफॉल बनाती है उसकी वजह से नेविगेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो ये है इसका मेन स्ट्रक्चर। तो उसके बाद में मिशिगन जलमार्ग, ठीक है, सॉरी मिसिसिपी जलमार्ग। तो ये तो हमने वृहद झीलों के बारे में पढ़ा था जिसमें 5 झीलें आती हैं, ठीक है, ठीक है। पहली है ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, ठीक है। तो होम्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है मिसिसिपी जलमार्ग, जो नदी है मिसिसिपी उसके बारे में। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण की मैक्सिको खाड़ी के साथ में जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। कहने का मतलब जो मिसिसिपी रिवर है वो अपलेशियन और जो रॉकी पर्वतमाला है उसके बीच से मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख जलमार्ग है जो उत्तरी अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। अब यहाँ पे जो जलमार्ग थे वो कंप्लीट हो गए। पहले हमने महासागरीय जलमार्गों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने जो नहरें पढ़ी थी, उसके बाद में हमने जो झीलों के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट हमने जो नदी तंत्र है उनका यूटिलाइजेशन पढ़ा था। तो जल मार्ग है जो जल परिवहन है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक। उसके बाद में नेक्स्ट है वायु परिवहन।
अब वायु परिवहन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा स्पीड से इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं कि वायु परिवहन जो परिवहन की नेचर है वो किस टाइप की है, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट है और इसका जो एक्सपैंड है, कहने का टाइम टू टाइम डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बट एक बार रीडिंग मार लेते हैं, ठीक है। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु ये अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। अब पहली बात तो ये तीव्रतम साधन है, ठीक है, मतलब दिल्ली से देहरादून के बीच में मुश्किल से आधा या पौन घंटे का, 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। वहीं रेल मार्ग से जाओगे तो आपको 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद में महंगा भी है, ठीक है। जितनी आपकी डिस्टेंस मिनिमाइज करते हैं आपका रेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रियों के लिए इसे यात्री वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्य वाहन जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंच का यही एक साधन होता है, ठीक है, करने वाला जो मीडियम होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एरिया है, जो हिमालयन पार टोपोग्राफी है, कहने का मतलब हिमालय के इस पार से इंडियन रीजन से चाइना रीजन में जाना होगा तो यहाँ पे रेल या रोड से जाना कहने का मतलब फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे वायुयान जो वायु मार्गों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है, पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली है। गम्यता में वृद्धि हुई है। गम्यता मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है किसी भी दो रीजनों की, उसमें वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं ले जाते हैं। हिमालय प्रदेशों में भूस्खलन, एवलांचेज, ठीक है, एवलांचेज का मतलब है जो ग्रेविटी के साथ में जो स्टीप स्लोप होती है वहां से जो मटेरियल है वो नीचे गिरना, और भारी हिमपात के कारण प्राय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प होता है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी है, वायु का तंत्र तेजी से फैल रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें समझ में आई गई होगी, ठीक है। वायुयानों के निर्माण तथा उसके कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाएं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतरने, ईंधन, रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अभी वैसे कंपोनेंट है जो जरूरी है। हवाई पत्रों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहाँ अत्यधिक औद्योगिकरण है, अधिक जनसंख्या के में यातायात उपलब्ध है, विकसित हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, ब्रिटेन है, जापान है। तो ये जो थोड़े एडवांस कंट्रीज है वहाँ पर ये अच्छे डेवलप है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यदि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर काटें तो 35 घंटे के अंदर उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। ये चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव है जो वायुयान बनाते हैं, उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्गों द्वारा की गई यात्रा अब घंटों या मिनटों में मापी जा सकती है, और विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध है। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है, ठीक है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायु यहाँ लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3.5 घंटे में तय कर लेते हैं, ठीक है। अब सुपरसोनिक जो एक मेजरमेंट है, ठीक है, जो कहने का मतलब साउंड की स्पीड के इक्वल स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको सुपरसोनिक जो कैटेगरी होती है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो जो सुपरसोनिक वायुयान है लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में 3.5 घंटे की दूरी तय करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दूरी जो अपने जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं वायुयान, ठीक है, जो परंपरागत वायुयान है उससे कहने को मतलब 5 से 10 घंटे या ज़्यादा ही टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, ठीक है। अब इसमें अंतर महाद्वीपीय कहने का मतलब है दो महाद्वीपों के बीच में, ठीक है, या तीन महाद्वीपों के बीच में जो वायु कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायुमार्गों का 60% भाग का प्रयोग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, ठीक है। अब हमने रेल मार्ग का पढ़ा था तो 40% पढ़ा था, और उसके बाद में वायुयान का पढ़ रहे हैं तो 60% पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो नोडीय बिंदु है, ठीक है, कहने का मतलब नोड है। और इनके बीच में जो एयर रूट है वो योजक है, ठीक है। नोडीय बिंदु जहां अभिसारित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकसित होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी वायुयान के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि 60% वाला। और दूसरा ये जो एक जो 3 लोकेशन है, पहली है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी है पश्चिमी यूरोप और तीसरी है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये वायु मार्गों के सघन जाल है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के बारे में क्या है, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों का अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित है। हम देखते हैं सिटी में पाइपलाइन के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है, ठीक है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है, यानी कोयले का जो लिक्विड फॉर्म है उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइनों के माध्यम से। न्यूजीलैंड से फार्म न्यूजीलैंड से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों से बेचा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं पाइपलाइन द्वारा की जाती है, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल कोयला, ठीक है। उसके बाद में एलपीजी टाइप की जो गैसें होती है, एलपीजी, और जो रसोई गैस है वो। और उसके बाद में दूध, ठीक है, तरल दूध को भी सॉरी दूध, वो तो तरल होता ही है, ठीक है, दूध को भी फर्म से फैक्ट्रियों तक भेजा जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच में तेल पाइपलाइनों का सघन घनत्व पाया जाता है या जाल पाया जाता है। बिग इंच एक ऐसी प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं को उत्तर पूर्व के राज्यों में ले जाती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बिग इंच के नाम से, ठीक है। अब ये बिग इंच क्या है, अभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, दो स्टेटमेंट देंगे। पहला स्टेटमेंट देंगे, बिग इंच पाइपलाइन उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पूछ लेंगे कि जो बिग इंच पाइपलाइन है वो मैक्सिको की खाड़ी से अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी राज्यों को, यानी अप्लेशियन रीजन में जो भी राज्य हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है दोनों, बिग इंच की लोकेशन याद रखनी है। और दूसरी उत्तरी पूर्वी राज्यों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति टन किलोमीटर कुल भार 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो यूएसए में जो पाइपलाइनों का जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज़्यादा है। तो यूएसए कहने का मतलब ओवरऑल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलप्ड है, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, जल हो या पाइपलाइन हो, ठीक है, या वायु परिवहन व्यवस्था हो। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस से के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ पे खनिज तेल है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, जल है, ठीक है। तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं बोल सकते इनको, फैक्चुअल है, बेसिक चीजें हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिस परिष्करण शालाओं, यानी जो रिफाइनरीज होती है, और पतनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो बॉम्बे हाई है, ठीक है, जो अरब अरब सागर में बॉम्बे हाई है, वहां से जो प्राकृतिक तेल होता है उनको मुंबई, ठीक है, रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये है कि तेल के कुओं से रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान, चीन के कुछ भागों में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और एक प्रस्तावित पाइपलाइन है ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, विश्व की सर्वाधिक लंबी होगी, ठीक है। वो ईरान से आएगी, ईरान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी यदि ये प्रस्तावित है, ठीक है, इसका निर्माण हो जाए तो, ठीक है। तो इसमें जो मेन बाधा डालने वाला जो काम है वो पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी पेंडिंग में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये प्रमुख हवाई पत्तन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको जियोग्राफी में वैसे आपका मैप अच्छा है, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे, ठीक है, कभी भी एग्जाम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंटियागो है, लीमा है, बोगाटो है, बोगाटो इम्पोर्टेंट है, कराकस है, ठीक है। बाकी अमेरिका के तो सभी को पता होते हैं, ठीक है, जैसे मियामी, शिकागो, फोर्ट वर्थ, वैंकूवर, सिएटल, ठीक है, विनीपेग। उसके बाद में एशिया में, ठीक है, एशिया में जो रूस में जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेनिनग्राद, ठीक है, इर्कुट्स्क, व्लादिवोस्टक, जो व्लादिवोस्टक और व्लादिवोस्टक और इधर सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दो पूर्व और पश्चिमी पॉइंट है। उसके बाद में जापान में टोक्यो और ओसाका हो गया। ओकलैंड और विलिंगटन इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में स्थित है। पर्थ, डरबन और सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद में कुआलालंपुर, जकार्ता, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो डकार है, एडिस अबाबा है, लागोस, अक्रा, नैरोबी, अ, डार ए सलाम, लुसाका, हरारे, जोहान्सबर्ग और केप टाउन, ठीक है। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो भी हवाई पतन है, उनको आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति थोड़ी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लैब असिस्टेंट में एग्जाम हुआ था, उसमें अकरा और लागोस के बीच में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ग्रीनविच के क्लोज में स्थित है, ठीक है। तो ऐसा कैसा नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, उसके करीब कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लैब असिस्टेंट है, और उधर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल जो रीट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं, उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। चार जो कहने का मतलब लोकेशन दे देंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और सामने कॉन्टिनेंट दे देंगे, फॉर एग्जांपल डकार और अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में बोगाटो और उत्तरी अमेरिका कर देगा यहाँ पे। और उसके बाद में ह्यूटन, वो इसको उत्तरी अमेरिका कर देगा। उसके बाद में जो विलिंगटन है वो उसको न्यूजीलैंड कर देगा, ठीक है। तो आपको इनकरेक्ट पूछेगा, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है कि बोगाटो है वो दक्षिणी अमेरिका में, ना कि उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन बनते हैं। जब भी मैप देखो, थोड़ा तीन चार डायमेंशन से देखना, एक तो उसकी लोकेशन देखना, और एक उसका जो कंपैरिजन देखना कि कौन से महाद्वीप में कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन है, फॉर एग्जांपल तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो ग्रीनविच लाइन हो गई वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी विषुवत रेखा इंपॉर्टेंट है, और तीसरी जो कर्क रेखा है वो इंपॉर्टेंट है, और चौथी मकर रेखा है इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्लोज में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो ये चीजें मतलब अप्लाइड चीजें हैं, इनको आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कर्क रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे चार एयरपोर्ट के नाम दे दिए, हांगकांग, ढाका, कोलकाता और कराची, ठीक है। तो इसमें पूछ लेगा आपसे कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कर्क रेखा के सबसे समीप है, ठीक है। या ऐसे कैसे आपको मकर रेखा दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है, आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। जो ग्रीनविच रेखा के निकट में जो एयरपोर्ट पूछा था, लैब असिस्टेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अफ्रीका का, वो ग्रीनविच लाइन पर स्थित है या ग्रीनविच के सबसे क्लोज है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी देखनी जरूरी है। अब नेक्स्ट है संचार, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पे फैक्चुअल चीजें दो तीन दे रखी है, ठीक है। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। लंबी दूरियों से संचार है, तो अब संचार का मतलब है कि परिवहन का मतलब तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु को किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए उसको प्रत्यक्ष होना पड़ता था, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन में क्या सिस्टम है कि व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, ठीक है, तो वो बिना फिजिकल कांटेक्ट के आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन परिवहन में ये सिस्टम नहीं है। परिवहन में आपको फिजिकली ए स्थान से बी स्थान पर जाना पड़ेगा, कोई व्यापार है या कोई अदर वर्क के लिए, स्टडी पर्पज है, मेडिकल पर्पज है, ठीक है। तो संचार में ये चीजें कहने का मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब लंबी दूरियों के संचार है तो मानव अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन महत्वपूर्ण है, ठीक है। टेलीग्राफ पश्चिमी अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक एवं मध्य 20वीं शताब्दी
के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग में एकाधिकार था। अब यहाँ पे भी संयुक्त राज्य अमेरिका में का डोमेन है, ठीक है। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना, ठीक है। फर्मों ने अपने कार्यों को नगरों में स्थित मुख्यालय पर केंद्रित किया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए, ठीक है। कहने का मतलब जो हेडक्वार्टर था वो लार्ज सिटी में था और जो अलग रीजनल सेंटर वो अलग अलग खोल दिए उनको। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रह द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का उपयोग ग्रामीण संपर्क के लिए किया जाता है। हमें एंड्रॉइड फोन हमारे पास में है, उसको सेल फोन कहते हैं, ठीक है। और टेलीफोन वो होता था जो एक पड़ा रहता था और उसमें जो वायर की कनेक्टिविटी थी, हम उठा के बात करते थे, वो है टेलीफोन। और हमारे पास में जो एंड्रॉइड फ़ोन है, ठीक है, वो कहने का मतलब सेल फोन है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख प्रवेदन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग बढ़ा, ठीक है। अब ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है, ओएफसी, हम जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है, या रूरल क्षेत्र में जाते हैं, तो रोड के किनारे पर छोटे छोटे येलो कलर में खंभे गाड़े हुए होते हैं, ठीक है। आप नोटिस करना कभी जाओ तो, ठीक है। अभी आप कोई कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई तहसील हेडक्वार्टर की तरफ जाओगे या तहसील से ग्रामीण साइड में जाओगे तो आपको रोड के किनारे पर एक येलो कलर में ऑप्टिकल ओएफसी करके एक येलो कलर के उस पोल पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप का पोल होगा, उस पे ओएफसी लिखा होगा, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्शन है, ठीक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों का समाविष्ट करने के लिए लंबे तांबे के तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया। उनसे आंकड़े का विशाल मात्रा में तीव्रता से सावधानी पूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव हुआ। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हुआ। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब 1990 के आसपास में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया में कंप्यूटर का जो कंप्यूटर क्रांति है वो शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये 1990 का दशक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उपग्रह उपग्रह संचार, ठीक है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो क्या है कि आज इंटरनेट पृथ्वी के सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों में लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे उपग्रह ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्र को फोन करने के लिए एक छोटे संदेश प्रेषित करने हैं तो सेल फोन का प्रयोग करते हैं, अथवा केबल दूरदर्शन यानी टेलीविजन टीवी वाला, ठीक है। पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट टू होम DTH, ठीक है, जो प्रोग्राम है वो उपग्रह आधारित है, ठीक है। आप चैनल बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रसारण उपग्रहों से होता है आज के टाइम में, ठीक है। पहले ये केबलों से होता था। उसके बाद में नेक्स्ट है 1970 में 1970 से जब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकों के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। पृथ्वी के पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया जिनका यथा स्थान सत्यापन सीमित था। कहने का मतलब जो एक्सेसिबिलिटी या कनेक्टिविटी उनकी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हम यूएसए को हर सेक्टर में एडवांस मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था वो सोवियत संघ रूस ने भेजा था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन मोड पढ़ रहे हैं उसमें अमेरिका को हम एडवांस मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रथम सैटेलाइट था जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया वो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य और समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है। यानी इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया, कॉस्ट भी घटा दी और समय भी और कम कर दिया है। जिसका तात्पर्य यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार पर लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म से 500 किलोमीटर में यदि 200 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। वहीं उपग्रह संचार से हम यदि 5000 किलोमीटर के आसपास कोई संदेश भेजना है तो वहाँ पे हमें 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव मोड है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, ठीक है, भास्कर फर्स्ट का 1979 तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 को किया गया, ठीक है। और 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट द्वारा किया गया। भास्कर चैलेंजर इनसेट फर्स्ट बी
ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन, रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पहले याद रखना है कि आर्यभट्ट सबसे पहले किया गया था 19 अप्रैल 1979 को। उसके बाद में भास्कर फर्स्ट किया गया। ठीक है, जो इंडिया का पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, एनसीईआरटी में बकायदा डेट दे रखी है, तो कभी भी पूछ सकते हैं, याद रखना, रट लो, ठीक है, कुछ भी करो। 19 अप्रैल 1979। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे 20 अप्रैल 1979, 21, 22 अप्रैल 1979। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, यदि आपको नहीं आया ना, तो आपको जो वहाँ पे जो फीलिंग आएगी ना, वो एक अलग ही प्रकार की होगी। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी से तो आर्यभट्ट का अब सभी को पता है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था। ठीक है, अब छठी क्लास के स्टूडेंट को पूछोगे तो वो भी बता देगा। ठीक है, और वो डेट भी बता देगा। ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव ऑल एग्जाम, चाहे जो आरपीएससी कराती हो या यूपीएससी करवाती हो, ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, साइबर स्पेस इंटरनेट। ठीक है, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। ये वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरनेट द्वारा आवर्त है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। ये किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका, उड़ते जहाजों और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कहने का मतलब हर एक लोकेशन पर आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, साइबर स्पेस या इंटरनेट। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़ थे, 2000 4 करोड़ हो गए, 2010 में 200 करोड़ हो गए, और प्रेजेंट टाइम में 2023 में तो इनकी संख्या और ही ज्यादा हो गई होगी। ठीक है, विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 66% था 1995 में। ठीक है, मतलब 1995 में अमेरिकी लोग थे वो 66% इंटरनेट का यूज कर रहे थे, तो प्रेजेंट टाइम में तो आप इमेजिन करोगे 95% प्लस ही होगा। अब विश्व के अधिकांश प्रवक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत से है। ठीक है, जैसा कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल और ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करते हैं। ठीक है, आपको ईमेल, आपको पता है, ई वाणिज्य तो ई कॉमर्स है, ई एजुकेशन है, ई एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से चलती है। फैक्स, टेलीविजन, रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे हैं। और ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्हें परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। ठीक है, परिवहन क्या होता था, दो नोड होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल लैंड पे ये हो गया, फिर आगे वाटर से ये दूसरे लैंड पार्ट को जोड़ता है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट है वो क्या करता है, ठीक है, इनको जो टोपोग्राफी या फिजिकल लैंडस्केप की जरूरत नहीं है, ये पूरे विश्व को एक ग्रामीण में बदल देता है। ठीक है, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यवसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों और प्रक्रमों को पहचानना हेतु किया जाता है। ठीक है, आज भी इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइगर सेंसस निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो टाइगर है उनके गले में एक वो क्या बोलते हैं, पट्टे टाइप का डाल देते हैं और उसमें कैमरा और जीपीएस ट्रैकर लगा देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो घूमने का क्षेत्र है, एक तो वो पता चल जाता है, दूसरा उसके मूवमेंट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और तीसरा हम जैसे फॉर एग्जांपल जो अदर पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल एक टाइगर किसी रीजन में घूमेगा तो उसके साथ में कितने टाइगर होंगे, ठीक है, बाघ होंगे, उनका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो टाइगर रिचनेस जो एरिया है उनका पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम जो वन विनाश यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करते हैं वो भी इंडिया में सैटेलाइट के माध्यम से जारी की जाती है। ठीक है, और आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज, ठीक है, और वन आवरण के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सैटेलाइट के माध्यम से प्रेजेंट टाइम में डिसाइड कर रहे हैं, तो इनका
जो यूटिलिटी है वो प्रेजेंट टाइम में और भी बड़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो अध्याय 8 है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की एनसीईआरटी का, वो कंप्लीट हो गया है। और आने वाले टाइम में हम जो नेक्स्ट सेशन में हम जो चैप्टर 9 है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें दो चैप्टर और बचे हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ठीक है, तो ये दो चैप्टर बचे हैं। ठीक है, एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित और दूसरा है मानव अधिवास से संबंधित। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको दो दो सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, मुश्किल से 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट हम जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इंडिया की उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अपकमिंग नोटिफिकेशन और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए, और ज्योग्राफी से संबंधित जो एजुकेशन न्यूज़ है या ऑल ओवर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से संबंधित या अदर इन्फॉर्मेशन से संबंधित, उसके लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी दीजिए। थैंक यू।